अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम गज़ल के हवाले से बात करेंगे। और आप सबके इल्म में होगा कि 9th हो, मैट्रिक हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या डिग्री क्लासेस, जितना भी हमारी निसाबी किताब है, जो हमारा निसाब है, उसमें जो हिस्सा नज़्म होता है, जो शायरी का हिस्सा होता है, उसमें उसका एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो हमारे पास गज़लों पर मुश्तमिल होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गज़ल ही के हवाले से पढ़ेंगे कि गज़ल क्या होती है, उसकी हियत क्या होती है, इसके मौज़ूआत क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह ताला आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। तो जो मकासद हैं हमारे आज की वीडियो लेक्चर के, देखिए हमारे पास मौजूद हैं कि गज़ल के मायने के हवाले से बात करेंगे हम। फिर हम बात करेंगे कि गज़ल की हियत क्या होती है, ये फ़ॉर्म इसकी क्या होती है, दूसरी नज़मों से किस तरह से ये जुदा होती है। तीसरा हमारे पास फिर हम ये देखेंगे कि गज़ल के आज जो उमूमी मज़ामीन हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि इस हवाले से गलतफ़हमी है, क्योंकि शुरू से गज़ल एक ख़ास रंग ढंग की हामिल थी, ख़ास मौज़ूआत थे, उससे आगे जो है वो गज़ल शायद नहीं देख पाती थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ शायरी की, गज़लों की बहुत सारी कदरों में तब्दीली आ चुकी है। और ये कहना बिल्कुल वजह होगा कि अब गज़ल के दामन में इतनी वुसअत हो चुकी है कि शायद ज़िंदगी का कोई ऐसा रंग बचा हो जिसे गज़ल में समेटा ना जा सकता हो। इसकी भी हम अभी मिसालें लेंगे। तो हम गज़ल के उमूमी मज़ामीन के हवाले से भी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ हमारे जो उर्दू अदब के मुमताज़ शोरा हैं, गज़लों के हवाले से नामवर शख्सियात हैं, उनके कुछ हम अशार देखेंगे और उससे पढ़कर हमें अंदाज़ा होगा कि गज़ल का दामन कितना वसी हो चुका है। कौन कौन से मौज़ूआत पर किस किस तरह के खूबसूरत ख़यालात को जो है वो गज़ल के मोतियों में पिरोया गया है। उसके बाद फिर हम आखिर में मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे कि गज़ल के हवाले से जो नाक़दीन हैं, जो हमारे क्रिटिक्स हैं, वो क्या कहते हैं और उसको आखिर इतना आला मकाम, इतना बड़ा मर्तबा क्यों कर दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। देखिए सबसे पहले इस वक्त हमारे पास जो है वो एक गज़ल मौजूद है, अहमद फराज की लिखी हुई, और ये हमारी नई दरसी किताब 11वीं जमात की गुलज़ार उर्दू मौजूद है। तो देखिए सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि गज़ल होती क्या है। तो इस हवाले से देखिए हमारे पास कि गज़ल के लुग़वी मायने औरतों से या औरतों के मुताल्लिक़ बातें करना है। ये हमारा एक रिवायती जो तसव्वुर जो इससे वाबस्ता है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि हिरन के मुँह से बवक़्त खौफ़ जो दर्दनाक चीख निकलती है उसे भी गज़ल कहते हैं। असल में जब शिकारी हिरन का शिकार करता है और हिरन के तीर लगता है, वो ज़ख्मी होता है, तो उस हालत में उसके वो जो चीख मारता है, उस चीख को भी गज़ल कहा जाता है। अब ये दोनों चीज़ें मिलकर, ये तसव्वुरात मिलकर जो है वो गज़ल का एक तसव्वुर बहुत अरसे तक जो बड़ा हमारे यहाँ गालिब रहा वही था कि जनाब कि ये असल में गज़ल जो है वो एक दुख, दर्द, इश्क में चोट खाने का इज़हार है, और ये तो है ही सिर्फ़ हुस्न और जमाल के तज़किरे का नाम। लेकिन एक वक़्त तक बिल्कुल सही है कि ऐसा ही रहा, और हमारे पास अक्सरियत गज़ल गो शोरा की ऐसी थी जो इन्हीं लगे बंधे मज़ामीन ही को अपनी गज़लों में बयान करते थे। लेकिन जैसे कि मैंने अभी इसके इब्तिदाई में आपको बताया कि लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। अब गज़ल में ज़िंदगी के हर पहलू, हर रंग को ना सिर्फ शामिल किया जाता है, बल्कि अब तो गज़ल लगती ही जो है वो इतनी वसी दामन के हामिल कि अब शायद ज़िंदगी का कोई हिस्सा बचा हो जिसके मुताल्लिक़ गज़ल में अशार हमें ना मिलते हों। तो याद रखिए हमारे पास, तो ये इसका लफ्ज़ी मायने जो थे वो तो आपने इस वक्त मुलाहिज़ा किए। तो शुरू वही रहा कि जनाब कि सिर्फ़ और सिर्फ ये इश्क और आशिकी के हवाले ही से जो है वो अशार होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए कि हमारे पास ये गज़ल जो है यहाँ पर मौजूद है। तो उस बात को समझने से पहले ज़रा सा हम एक दो बातें हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले कि शेर किसे कहते हैं। देखिए शेर जो होता है हमारे पास वो दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर देखिए कि दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, ये एक मिसरा कहलाएगा, जिसे अंग्रेज़ी में हम लाइन कहते हैं। और दूसरा वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला, ये एक मिसरा है। अब ये दो मिसरे मिलकर एक शेर की तश्कील करते हैं। याद रखिएगा कि शेर की तश्कील कैसे होती है, कि शेर की तश्कील होती है दो मिसरों की मदद से, दो इसमें मिसरे होते हैं। अब इसमें ज़रा सा एक बात और याद रखिएगा
कि किसी भी शेर में, अब जैसे अगला शेर देखिए कि अब इसे लोग समझते हैं गिरफ्तार मेरा, सख्त नादिम है मुझे दाम में लाने वाला। देखिए शेर हमारे पास मौजूद है, कितने मिसरे हैं, 2 मिसरे हैं। अब इसे लोग समझते हैं गिरफ्तार मेरा, सख्त नादिम है मुझे दाम में लाने वाला, 2 मिसरे हैं और 2 मिसरों के मिलने ही से हमारे पास एक शेर की तश्कील होती है। अब इसमें एक बात हमें और समझनी है कि शेर में जो पहला मिसरा होता है इसे कहते हैं मिसराए उला, याद रखिएगा इसे कहा जाता है मिसराए उला, और जो दूसरा मिसरा होता है वो हमारे पास कहलाता है मिसराए सानी। तो हर शेर हमारे पास 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है और हर शेर का पहला मिसरा कहलाता है मिसराए उला और दूसरा कहलाता है मिसराए सानी। तो अब गज़ल जो होती है वो याद रखिएगा कि मुख्तलिफ अशार पर मुश्तमिल होती है, लेकिन अशार तो नज़्म में भी होते हैं। तो अब इनके दरमियान फ़र्क क्या है, याद रखिएगा कि देखिए दूसरा हमारे पास नुक्ता इसी बात की वजाहत करता है कि गज़ल अशार पर मुश्तमिल होती है, अक्सर नज़्म भी अशार पर मुश्तमिल होती है, बंद पर भी मुश्तमिल होती है, लेकिन गज़ल अशार पर मुश्तमिल होती है और नज़्म के बरक्स गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल मफ़हूम अदा करता है। गज़ल की ख़ास बात यह कि इसका हर शेर अपने तौर पर मुकम्मल होता है। जो ख़याल, जो मज़मून, जो तसव्वुर, जो पहलू शायर बयान करना चाहता है वो इन 2 मिसरों में समेट कर रख देता है, वो इन 2 मिसरों में मुकम्मल कर देता है। अगर आप किसी भी गज़ल का एक शेर ले लीजिए तो वो अपने तौर पर मुकम्मल है, उसे दूसरे शेर के साथ मिलाकर या गज़ल में रख कर ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि तभी ये मायने देगा, ऐसा कतई नहीं है। गज़ल का हर शेर अपने तौर पर एक मुकम्मल इकाई है, एक यूनिट है, अपने अंदर मुकम्मल मफ़हूम बयान करने की सलाहियत रखता है और अपने तौर पर मुकम्मल है। लेकिन याद रखें कि इसके बरक्स नज़्म में क्या होता है कि नज़्म हम आमतौर पर उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक हम आगाज़ से लेकर उसका अख्ताम ना पढ़ लें। जैसे एक जंजीर होती है, कड़ी से एक दूसरी कड़ी मिली होती है और अगर कहीं पर भी एक कड़ी निकाल दी जाए तो पूरी जंजीर जो होती है उसका रब्त जो होता है, उसका जो बंधन जो होता है वो बिल्कुल टूट कर रह जाता है, बिखर जाता है। लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं है, इसमें आप किसी भी शेर को लेकर अलग पढ़िए तो वो मुकम्मल मायने देता है। इसी वजह से अक्सर जिन अशार को हम गुफ्तगू में, तहरीर में हम बतौर अपनी बात के हक़ में जवाज़ के तौर पर ज़ोर पैदा करने के लिए या गुफ्तगू में, तहरीर में हुस्न को जो है शामिल करने के लिए, उसने बयान में इजाफ़ा करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, अक्सर उन अशार का ताल्लुक जो होता है वो गज़ल से होता है। तो ये बात समझ में आई कि गज़ल अशार पर मुश्तमिल होती है और नज़्म के बरक्स गज़ल का हर शेर मुकम्मल होता है, उसे हम अलग करके पढ़ें तब भी वो मुकम्मल मज़मून बयान करता है, लेकिन नज़्म में ऐसी बात नहीं होती। इसके साथ साथ हर शेर 2 मिसलों पर मुश्तमिल होता है। देखिए इस वक्त 5 अशार मौजूद हैं, हर शेर 1 2 1 2 1 2 ये सब के सब जो है वो 2 मिसरों पर मुश्तमिल है। पहला मिसरा मिसराए उला, दूसरा मिसराए सानी कहते हैं। अच्छा, अब उसके बाद याद रखिए कि गज़ल की एक ख़ास हियत है, वो हमने इसको अच्छी तरह से समझना है। देखिए इसमें याद रखिएगा कि सबसे पहली बात कि गज़ल का जो पहला शेर होता है वो हमारे पास मतला कहलाता है और इसकी हियत अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये गज़ल की हियत को, गज़ल के फॉर्मेट को, गज़ल की फॉर्म को समझने के लिए ज़रूरी है कि गज़ल का जो पहला शेर होता है जिसे हम मतला कहते हैं, इसमें जो पहला मिसरा होता है उसमें भी काफ़िया मिलेगा और रदीफ़ मिलेगी और उसका दूसरा जो मिसरा होगा उसमें भी काफ़िया और रदीफ़ होगा। अब यहाँ देख लें काफ़िया होता क्या है। काफ़िया देखिए जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए आप निभाने, ज़बाने, लाने, जाने, बताने, मिलाने, ये सब हम आवाज़ अल्फाज हैं। तो आसान अल्फाज में कि हम आवाज़ अल्फाज को हम काफ़िया कहते हैं। एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात याद रखिएगा, काफ़िए के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लफ्ज़ है वाला, ये हर काफ़िए के बाद दोहराया जा रहा है। निभाने वाला, ज़माने वाला, लाने वाला, जाने वाला। तो जो लफ्ज़ काफ़िए के बाद दोहराया जाता है उससे हम रदीफ़ कहते हैं। तो यहाँ पर तमाम काफ़ियों को नुमाया करने के लिए देखिए हमने यहाँ पर इसे येलो कलर से लिखा है और जितने भी हमारे पास रदीफ़ हैं उनको नुमाया करने के लिए हमने उसको ब्लू कलर से, नीले रंग से लिखा हुआ है ताकि ये नुमाया रहे। तो काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज और काफ़िए के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज बार बार दोहराए जाते हैं वो हमारे पास रदीफ़ कहलाते हैं। तो अब आइए वापस मतले की तरफ। देखिए गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और इस मतले की पहचान क्या है, तो ये गज़ल का पहला शेर होगा। दूसरी अहम बात ये कि मतले में पहला
जो मतले का जो शेर होगा, जो मतला होगा, उसका जो पहला मिसरा होगा उसमें भी काफिया होगा और रदीफ होगा, और दूसरा जो मिसरा होगा उसमें भी काफिया और रदीफ होगा। लेकिन याद रखिएगा उसके बाद जितने भी अशार आएंगे, देखिए यहाँ पर जितने 4 अशार हैं, उसमें सिलसिला किस तरह का होगा कि पहले मिसरे में काफिया रदीफ नहीं होगा, लेकिन दूसरे मिसरे में यानी मिसरा उला में, हर शेर के मिसरा उला में कोई काफिया रदीफ नहीं होगा, लेकिन मिसरा सानी में लाजमन काफिया और रदीफ होगा। देखिए तीसरा शेर, देखिए क्या कहें, कितने मरासिम थे हमारे उससे। इसमें मिसरा उला में देखिए काफिया रदीफ नहीं है, लेकिन मिसरा सानी में फिर देखिए काफिया और रदीफ मौजूद है। तो जितने अशार हमारे पास अब गज़ल में आएंगे उसके मिसरा उला में काफिया रदीफ नहीं होगा, लेकिन मिसरा सानी में काफिया और रदीफ का लाना ज़रूरी होगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इस शेर में, इस मतले में मिसरा उला में, मिसरा सानी में, दोनों में काफिया रदीफ मौजूद होंगे। इसके बाद जितने भी अशार आएंगे उसके मिसरा उला में काफिया रदीफ नहीं होगा, लेकिन मिसरा सानी में लाजमन काफिया और रदीफ इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है कि बात वाज़ेह हो गई होगी। उसके बाद देखिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं मजीद कि काफिया हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं, मसलन निभाने और ज़माने वाला, जैसे हमने देखा इन सबको हमने यहाँ पर येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है, नुमाया किया हुआ है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि वो लफ्ज़ या अल्फाज जो काफिए के बाद दोहराए जाते हैं रदीफ कहलाते हैं। मसलन इस गज़ल में वो लफ्ज़ क्या है, वाला। कभी कभी रदीफ जो होती है वो एक से ज़्यादा अल्फाज पर भी जो है मुश्तमिल होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि रदीफ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो, यक लफ्ज़ी हो, वो कई अल्फाज पर मुश्तमिल भी हो सकती है। यहाँ पर एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है। उसके बाद देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा बल्कि हमने जो नुक्ता पढ़ा है कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसका पहला मिसरा मिसरा उला और दूसरा मिसरा मिसरा सानी हर शेर का होता है। हम काफिया हो हम रदीफ होते हैं। हम काफिया हो हम रदीफ, जैसे हमने बात की कि मतलब में लाजमन पहले मिसरे में भी काफिया रदीफ होगा और दूसरे मिसरे में भी काफिया रदीफ होगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इस बार जितने भी अशार आएंगे बाकी हर शेर के सिर्फ मिसरा सानी में काफिया और रदीफ होता है, जबकि मिसरा उला में काफिया और रदीफ नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने अशार लेंगे इन सब के मिसरा सानी में काफिया रदीफ है, ये देखिए, लेकिन मिसरा उला में मसलन देखिए यहाँ पर आप हाईलाइटर को जरा फॉलो कीजिएगा, देखिए यहाँ पर मिसरा उला में काफिया और रदीफ मौजूद नहीं है। अच्छा, अब मतला क्या कहा जाता है इसके बारे में जरा सा एक बात और हम पढ़ लेते हैं कि असल में मतला लफ्जी मायने जो होते हैं मतला के, वो होते हैं तुलू होने की जगह, जहां से कोई चीज जाहिर हो। तो इस पहले शेर को मतला इसीलिए कहा जाता है कि इसको देखकर हम ये बासानी बता सकते हैं कि इस गज़ल में काफिया क्या होगा, रदीफ क्या होगा। तो ये तुलू होने की जगह, तो यहाँ से गज़ल की सारी वजाहत हो जाती है कि किस किस्म का इसमें काफिया इस्तेमाल किया गया है और इसमें रदीफ किस किस्म की है। उसके बाद देखें यही बात हमारे पास मौजूद है। मतले के हवाले से फिर मजीद कहते हैं कि अगर शायर पहले मतले के बाद एक और मतला कहता है तो वो हुस्न मतला कहलाता है। याद रखिएगा कि आम तौर पर तो यही सिलसिला होता है कि पहला जो शेर है मतला, उसके बाद दूसरा, तीसरा, जितने भी अशार हैं हमारे पास उसमें सिर्फ और सिर्फ मिसरा सानी में काफिया रदीफ होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायर ने पहला मतला कहा और उसके साथ एक दूसरा मतला कहा, यानी दूसरा शेर है इस गज़ल का, लेकिन उसके पहले मिसरे में भी काफिया रदीफ आ रहा है, दूसरे में भी काफिया रदीफ आ रहा है। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि शायर ने इस गज़ल में एक से ज़ायद मतले इस्तेमाल किए गए हैं, मतले इस्तेमाल किए हैं। तो ऐसी सूरत में दूसरा जो मतला होगा वो कहलाएगा हुस्न मतला। याद रखिएगा कि अगर शायर एक मतले के अलावा एक और मतला कहता है तो वो हुस्न मतला कहलाएगा। उसके बाद देखिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि गज़ल के आखिरी शेर के हवाले से, कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस कलमी नाम इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। अब इस हवाले से याद रखिएगा कि गज़ल का आखिरी शेर और उसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करे या तखल्लुस। अब देखा होगा, नोट भी किया होगा कि हमारे पास चीज़ कहलाती है पेन नेम, जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कलमी नाम, के बहुत सारे राइटर्स मुसन्निफीन ऐसे हैं जो किसी और नाम से लिखते हैं, उनका कलमी नाम कहलाता है। इब्न इंशाई कलमी नाम है। तो यह याद रखिएगा हमारे पास कि अगर कोई भी मुसन्निफ शायर किसी और नाम से लिखता है, लिखने में कोई और नाम इस्तेमाल करता है, तो उसका कलमी नाम कहलाता है। लेकिन फिर इसमें हम थोड़ी सी तखसीस कर लेते हैं। वो तखसीस किस तरह से होती है कि अगर शायर कोई और नाम, मुख्तसर सा नाम अपने लिए शायरी में इस्तेमाल करता है
وہ تخلص کہلاتا ہے. لیکن اگر کوئی مصنف ہے، کالم لکھتا ہے، ناول لکھتا ہے، افسانہ لکھتا ہے اور وہ کسی اور نام کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، وہ قلمی نام کہلائے گا. اس کے لیے ہم تخلص کی اصطلاح استعمال نہیں کریں گے. بات ایک ہی ہے کہ دونوں نے ایک فرضی نام سے لکھ رہے ہیں، ایک دوسرے نام کو اپنایا ہوا ہے، دوسرے لفظ کو ایک دوسرے نام کو اپنے نام کا حصہ بنایا ہوا ہے. لیکن اگر شاعر کسی اور نام کو اپناتا ہے تو وہ تخلص کہلائے گا. لیکن اگر ناول نگار ہے، افسانہ نگار ہے، مضمون نگار ہے، کالم نگار ہے، نثر لکھنے والا ہے، وہ اگر کسی اور نام کو اپنے نام کا جز بناتا ہے تو وہ ہمارے پاس قلمی نام تو کہلائے گا، تخلص نہیں. تو غزل کا آخری شعر یاد رکھیے گا مقطع کہلاتا ہے. اس کے لیے 2 شرائط ہونا ضروری ہے. غزل کا آخری شعر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہوگا. اس کے بعد دیکھ لیجیے کہ آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا کہ یہ ہمارے نصاب کی میں شامل غزل ہیں اور اس کے شاعر جو ہیں وہ احمد فراز ہیں. یہ بنیادی باتیں تھیں جس کو آپ پڑھ کر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ غزل کے مختلف جو اجزاء ہوتے ہیں، مختلف جو حصے ہوتے ہیں، ان کو آپ بآسانی پہچان سکتے ہیں کہ قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتا ہے، مطلع کیا ہے، حسن مطلع کیا ہے، مصرع اولیٰ کیا ہے، مصرع ثانی کیا ہے، تخلص کیا ہوتا ہے، مقطع کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، غزل نظم سے کس طرح سے مختلف ہے. اب 1-2 باتیں اور اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو دیکھیے غزل میں اشعار کی تعداد کی کوئی ایک حد نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کا بعض ہمارے نقاد کا کہنا ہے کہ اس میں جو ہے تعداد ہوتی ہے 3 5 7 11 اس طرح. یہ بھی ضروری نہیں ہے، 5 اشعار کی بھی ملتی ہیں. بعض دفعہ تو غالب کے دیوان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر 3 اشعار کی بھی غزلیں موجود ہیں. تو تعداد کی جو ہے وہ کوئی اہمیت یہاں پر نہیں ہے. یہ شاعر پھر پر انحصار کرتا ہے کہ وہ کتنا قادر الکلام ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کتنے اشعار میں. تو اس کی اپنی مرضی پر ہے. تعداد کے لحاظ سے اس میں کوئی قید جو ہے وہ عائد نہیں ہوتی. اس کے بعد ذرا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ اگر شاعر ایک ہی زمین میں اسی طرح کی ایک اور غزل کہتا ہے، یہی قافیہ استعمال کرتا ہے، یہی ردیف استعمال کرتا ہے اور یہی وزن استعمال کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ شاعر نے اسی زمین میں ایک اور غزل کہی ہے. یعنی زمین کیا ہوئی کہ زمین میں 3 چیزیں ہیں کہ اگر شاعر نے ایک غزل کہی اور پھر وہ اسی وزن میں، اسی قافیے اور اسی ردیف کے ساتھ ایک اور غزل کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اسی زمین میں جو ہے وہ ایک اور غزل کہی ہے. تو وہ 2 غزلہ کہلائے گا کہ ایک ہی زمین میں اس نے 2 غزلیں لکھی ہیں. اگر ایک سے زیادہ ہے تو وہ 6 غزلہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد ہم اگلی اپنے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں اور کچھ اور مزید اہم نکات جو ہیں وہ غزل کے حوالے سے جانتے ہیں. دیکھیے اس میں ہمارے پاس ایک اور چیز کہ غزل کا سب سے خوبصورت شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے. دیکھیے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی شاعر کی غزل کے تمام اشعار جو ہیں وہ دل مول لینے والے ہوں، بہت متاثر کن ہوں. عام طور پر 1-2 اشعار ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ پوری غزل ہی اچھی ہوتی ہے لیکن شاذ النادر. تو اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی غزل آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو ایک شعر جو سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، سب سے زیادہ متاثر کن لگتا ہے، تو اسے بیت الغزل یا شاہ بیت کہا جاتا ہے. اگر ہم اپنی پچھلی سلائیڈ میں موجود اگر اس غزل کا جائزہ لیں تو یہ تو خیر بہت اچھی غزل ہے، کئی اشعار میں بہت خوبصورت ہیں، لیکن اس کا جو آخری شعر ہے غالباً یہی میرے خیال ہے کہ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ اس کو ہم شاہ بیت کہیں یا بیت الغزل کہیں. اور یہ احمد فراز کا ایک ضرب المثل شعر ہے، عام گفتگو میں بھی استعمال ہم اسے کرتے ہیں. اس کا جو یہ مصرع ہے ہمارے پاس، مصرع ثانی دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، یہ ہماری اردو زبان کا ایک حصہ بن گیا ہے. اکثر ہم اس کو ایک ضرب المثل کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر کسی شاعر کا کوئی شعر، کوئی مصرع زبان میں ضرب المثل اختیار کر جائے تو بہت بڑا یہ اس شاعر کے لیے احساس ہوتا ہے. تو غالباً اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہماری نظر انتخاب اسی شعر پر جا کر ٹھہرتی ہے کہ یہی بیت الغزل یا شاہ بیت کہلانے کا حقدار ہے. لیکن بہرحال مختلف لوگوں کی پسند مختلف ہو سکتی ہیں، تو اس میں کسی ایک بات پر سب کا اتفاق ہونا ضروری نہیں ہوگا. اچھا، اس کے بعد دیکھیں کہ غزل کا ہر شعر مضمون و خیال کے لحاظ سے دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے اور یہی غزل کی اصل خوبصورتی ہے. جیسے آپ ایک گلدستہ دیکھیں جس میں اگر ایک ہی طرح کے پھول ہوں تو شاید وہ اتنا ہماری آنکھوں کو بھلا نہیں لگتا، لیکن اگر گلدستے میں رنگا رنگ پھول ہوں، مختلف رنگوں کے پھول ہوں، وہ ہمیں زیادہ متاثر کن لگتا ہے. تو غزل کی خوبصورتی ہی اس کی یہ منتشر خیالی ہے. بعض لوگ اس کا عیب سمجھتے ہیں لیکن یہ اس کی خوبصورتی ہے. اور اس کی خوبصورتی ایک اور وجہ سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہر شعر ایک مکمل مضمون کو بیان کرتا ہے، اور یہ صلاحیت یعنی اتنا اختصار اور ایجاز ہونا کسی اور اردو کی صنف سخن میں ہمیں
कतन नज़र नहीं आता। तो गज़ल का हर शेर मज़मून और ख़्याल के लिहाज से असल शेर से दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है और ये गज़ल की असल खूबसूरती है। हाँ, कभी कभी क्या होता है जनाब कि पूरी गज़ल में मौजू या ख़्याल का रब्त व तसलसल मौजूद होता है। कभी कभी हमें लगता है कि शायर ने इस पूरी गज़ल में एक ही ख़्याल को मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया है, एक ही ख़्याल की गर्दान लगाई हुई है। कभी कभी ऐसा होता है। तो ऐसी गज़ल जो होती है वो गज़ल मुसलसल कहलाती है। आपने यकीनन सुनी होगी, इब्न इंशा की मशहूर गज़ल है, उस्ताद अमानत अली खान ने इसको बड़ा खूबसूरत गाया है, इंशा जी उठो अब कूच करो। तो ये बिल्कुल एक ही ख्याल के गिर्द जो है वो घूमती है, तो इसको हम कह सकते हैं गज़लें मुसलसल। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। असल बात वो यही है कि गज़ल के अशार जो होंगे हर शेर दूसरे से मुख्तलिफ होगा और मुकम्मल मज़मून का हामिल होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी गज़ल में ख्याल का तसलसल हमें नज़र आता है तो वो गज़लें मुसलसल कहलाती हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास एक और चीज़ हमें समझ लीजिए, हमने काफ़िया रदीफ समझा, तो अगर गज़ल में रदीफ हो तो मुरद्दफ़ गज़ल वरना गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहलाती है। याद रखिएगा कि गज़ल में काफ़िए का आना ज़रूरी है, काफ़िए के बगैर गज़ल नहीं होगी, लेकिन रदीफ के बगैर हो सकती है। यानी अगर किसी शायर ने गज़ल कही है लेकिन उसमें काफ़िया तो यकीनन मौजूद होगा लेकिन रदीफ नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी गज़ल हो सकती है। आमतौर पर रदीफ आती है क्योंकि इससे गज़ल का तरन्नुम, उसका रिदम, उसकी नगमगी में कई गुना इजाफा हो जाता है। लेकिन बहरहाल याद रखिएगा कि रदीफ गज़ल को गज़ल बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है, हाँ काफ़िए का होना ज़रूरी है। तो अगर गज़ल में रदीफ हो तो मुरद्दफ़ गज़ल कहलाएगी, जैसे कि अभी हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा कि यहाँ पर जो लफ्ज़ था वाला, ये रदीफ थी, तो ये एक अदद मुरद्दफ़ गज़ल है। लेकिन उसके बाद आप देखिए अल्लामा इक़बाल की आपको ऐसी मुतअद्दिद गज़लें नज़र आएंगी जिसमें रदीफ नहीं है, तो ऐसी गज़लों को हम कहते हैं गैर मुरद्दफ़ गज़ल। उम्मीद है कि ये चंद और बातें आप गज़ल के हवाले से याद रखेंगे। उसका देखिए मौज़ूआत गज़ल के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि कदीम ज़माने का जो एक तसलसल आ रहा था, एक रिवायत चली आ रही थी कि सिर्फ़ इश्क और मोहब्बत ही के मज़ामीन को बयान करने हैं। अब ऐसा नहीं, अब इनकलाब की बात हो, ठीक है, इंसान का अपना ज़ाती कर्ब हो, समाजी मसाइल हों, समाजी में बिगड़ती हुई ज़वाल पज़ीर होती हुई अक़दार हों, कौन सा ज़िंदगी का ऐसा पहलू है जो अब गज़ल में शामिल नहीं है। तो अब कोई भी ऐसा मौजू जो है वो जदीद गज़ल गो के लिए नहीं है जो वो समझता हो कि ये गज़ल के कैनवस से बाहर का है। उसके बाद देखिए कुछ और अहम बातें याद रख लीजिएगा कि उर्दू गज़ल का माखज़ फ़ारसी गज़ल है। उर्दू अदब में गज़ल कहाँ से आई, तो असल में ये फ़ारसी अदब से मुस्तार है, फ़ारसी गज़ल से ली गई है। अब याद रखिएगा कि अरबी में कसीदा होता है, अरबी में गज़लें नहीं हैं। लेकिन कसीदे के जो मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, गुरेज़ है, दुआ है, तशवीब है, तो उसमें से जो पहला हिस्सा तशवीब होता है, ये गज़ल से काफ़ी मिलता जुलता था। तो इस तशवीब को अलहदा करके अहले फ़ारस ने जो है वो गज़ल की सूरत में अपने यहाँ परवान चढ़ाया और फिर एक बहुत मकबूल सिन्फ़ सुगंध बन गई और फिर ये फ़ारसी अदब के ज़रिए से हमारे उर्दू अदब का भी एक लाज़मी, बल्कि उर्दू अदब की, उर्दू शायरी की पहचान बन गई। तो अब अगर आपसे ये MCQ में इम्तिहान में पूछा जाता है कि उर्दू गज़ल का माखज़ कौन सी ज़ुबान है, कौन सी ज़ुबान का अदब है, तो वो फ़ारसी अदब होगा। और फिर ये कहा जाए कि जी गज़ल जो है वो कसीदे के किस हिस्से से ली गई है, किस हिस्से को आगे चलकर जो है गज़ल का रूप दे दिया गया है, तो फिर हमारा जवाब होगा तशबीह। और याद रखिएगा कि उर्दू अदब में सबसे पहले जो हम बाकायदा जिसे हम कहेंगे कि उर्दू गज़ल गो शायर जो हैं वो हमारे पास काबिल ज़िक्र जिसे हम कहें कि बाकायदा, तो वो वली दख्ती हैं। इन्हें उर्दू गज़ल का बाबा आदम भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि रवायती गज़लों को जदीद अंदाज से बरतने, उन्हें जदीद रंग में ढालने का जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने दिया है। इसी निस्बत से इन्हें जदीद गज़ल का बानी भी कहा जाता है। तो ये थी कुछ अहम बातें। अब इसका देखिए कि हम यहाँ पर कुछ अशार आपको नज़र आ रहे होंगे, अगर आप इनका थोड़ा मुताला करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो एक तसव्वुर था कि गज़ल इश्क, मोहब्बत, दुख, दर्द और इसी के गिर्द घूमती रहती है, या गज़ल जो एक कोलू का बैल है जो इन्हीं दो चार चीज़ों के गिर्द घूमती रहती है, तो कतई ऐसा नहीं है। और इन अशार को पढ़कर अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़िंदगी के किन किन पहलुओं को शायर ने देखा, महसूस किया और उसे गज़लों में बयान किया। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। देखिए इसमें हमारे पास एक समाजी मसला हमारे यहाँ तो यही है ना, इन्हीं का वली दखनी का शेर है ना कि बाई से रुसवाई ये आलम वली, मुफलिसी है मुफलिसी है मुफलिसी। तो देखिए यहाँ पर जो रिवायती तसव्वुर है, इश्क, कर्ब, दुख, वो चीज़ें हमें कहीं नज़र नहीं आती। देखिए ख्वाजा मीर दर्द का खूबसूरत
روحانی کیفیت کا حامل کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا۔ دیکھیں یہاں پر بہت خوبصورت شعر، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ آپ پڑھیے گا، آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک شعر نظر آئے گا، لیکن جو روایتی تصور ہے وہ تصور بھی آپ کو بعض اشعار میں ملے گا، کیونکہ وہ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ جدید دور میں آ کے وہ شجر ممنوعہ بن گیا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن صرف وہی مرکز رہے، وہی محور رہے، ایسا نہیں ہے۔ اب ہر رنگ زندگی کا آئے گا، انقلاب کی باتیں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، انسان کی اپنی زندگی میں جو دکھ درد ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے، وہ ادائے دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، تو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ احسان دانش کا شعر دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ ناصر کاظمی کا دیکھیے کہ دل تو اپنا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ کتنا اچھا انہوں نے عکاسی کی ہے انسان کے باطن کی۔ اسی خیال کا ایک اور بہت خوبصورت شعر ہے کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اور پھر عنایت علی خان صاحب کا، مرحوم کا، ان کا دیکھیے شعر کتنا خوبصورت شعر ہے کہ ہمارے ہاں جو جدید دور میں ہے کہ ہم ایک تماشائی بن گئے، کہ لوگ پہلے گرتے تھے، درجنوں لوگ آگے بڑھ کے سہارا دیتے تھے، اٹھاتے تھے، لیکن اب ہم صرف محض ایک تماشائی بن کر رہ گئے ہیں۔ تو دیکھیں اس کرب کو کتنا خوبصورت بیان کیا ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر، کہ ہمارا احساس کہاں چلا گیا، ہمارا جو ہمارے اندر انسانیت کا پہلو تو وہ کہاں گم ہو کر رہ گیا۔ تو ہر رنگ آپ کو غزل میں اب نظر آتا ہے۔ اس کا دیکھیے ہمارے پاس کچھ اردو غزل کے حوالے سے ناقدین کی آراء موجود ہیں کہ کتنا بڑا اردو شاعری میں غزل کا مقام ہے۔ ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب کہتے ہیں کہ غزل ہمارا ثقافتی نسب نامہ ہے۔ پروفیسر اول احمد سرور دیکھ لیجئے کہ غزل کا آرٹ اشاروں کا آرٹ ہے، اور یہ اشارے بڑی بڑی داستانوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ یہاں دیکھیے غزل کہنا مشکل کام بھی ہے، کیونکہ دو مصروں میں آپ نے مکمل بات کو بیان کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اتنا الفاظ، اتنے وہاں پر جگہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک ساری چیزوں کو بیان کر سکیں، تو شاید کچھ باتوں کو بیان کرتا ہے، کچھ پڑھنے والے کی سمجھنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے جو اختصار کا پہلو ہے وہ ہمیں غزلوں میں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ تیسرا دیکھیے ہمارے پاس پروفیسر رشید احمد صدیقی کی ایک بہت مشہور رائے ہے کہ غزل کو میں اردو شاعری کی آبرو سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر وقار احمد رضوی صاحب کہتے ہیں کہ غزل ایک حسین گلدستہ ہے جس میں رنگا رنگ پھول ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا کہ غزل نے جس انداز سے شعر کے پیمانے میں بڑے بڑے مطالب کو سمیٹا ہے، شاعری کی کسی اور صنف کے بس کا روک نہیں ہے۔ تو بڑی دو ٹوک رائے دی ہیں۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر عبادت بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ غزل گوئی بڑی مشکل چیز ہے، نئے نئے خیالات کو نئے نئے انداز سے صرف دو مصروں میں سمو دینا بلا شبہ دریا کو کوزے میں بند کر دینے کے مصداق ہے۔ اسی حوالے سے ناصر کاظمی نے بھی کہا تھا کہ ہم بہت رنج و الم سہتے ہیں، تب کہیں جا کے غزل کہتے ہیں۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر غزل کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کو اس حوالے سے کافی معلومات ملی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو لیکچر بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو لیکچر پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سے اگلے ویڈیو لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آپ سیکنڈری اسکول کے طالب علم ہوں یا کالج کے، آپ ڈگری کلاس میں زیر تعلیم ہوں یا آپ کسی بھی پروفیشنل ادارے میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، انگلش تمام ایگزامز اور ٹیسٹ کا لازمی حصہ ہے، اور اب اس کی تیاری کرنا بے حد آسان ہے۔ ہمارا چینل ایزی انگلش بائی محمد رئیس انگلش گرامر کے مشکل ٹاپکس کو انتہائی آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے، اور ہر ٹاپک کے اختتام پر مختلف امتحانی پرچجات میں آنے والے سوالات حل کر کے بہترین عملی مشق کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ تفصیلی مطالعے اور مکمل مہارت کے حصول کے لیے ہمارے چینل ایزی انگلش بائی محمد رئیس کو وزٹ کیجیے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے تعلیمی معیار اور دلکش پیشکش کو ضرور پسند کریں۔